महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। यह भारत सरकार नहीं कह रही, यह वो संस्था कह रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिरवी रख दिया था। मैं उस विषय पर आने वाला हूं। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत की विकास दर 7% का आंकड़ा IMF की संस्था ने दिया है। कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इनको बहुत आंकड़े याद होते हैं ना, तो याद करिएगा 12 से 13 में भारत का FD 10.5, भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। होगा तो आप खड़े होकर चुनौती दीजिएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था, पहला तमाचा जो आपके ऊपर है, जो आरोप हम लोगों के ऊपर आप लगाते हैं, उस कंपनी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की आपदा के बाद बहुत प्रभावशाली ढंग से वापसी की है। पिछले और दुनिया की सारी संस्थाएं ये CME के फर्जी आंकड़ों को नहीं मानती, EPFO के ही आंकड़े को मानती हैं। और ये प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा तमाचा इनकी गाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करता हूं। यह रिपोर्ट है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर की। चुनाव जब चल रहा था, चुनाव का निर्णय आने वाला था, 29 मई को यह रिपोर्ट आई थी। यह छोटी मोटी संस्था नहीं है, पूर्व वित्त मंत्री इसको नकार नहीं सकते। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़ा दी। 2009 में भारत की रेटिंग BBB माइनस नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2012 में भारत की रेटिंग BBB माइनस नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही मान रेटिंग 4 महीने के अंदर बदल गई, BB माइनस से और BB स्टेबल हो गई। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, 29 मई 2024 को घोषणा किया स्टैंडर्ड पुअर ने, और भारत की रेटिंग BB माइनस स्टेबल से बदल करके BB माइनस पॉजिटिव कर दिया। और महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखा कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास ने भारत की ऋण ग्राह्यता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस सुदृढ़ आर्थिक ढांचे का आने वाले 2-3 सालों में विकास की गति पर बहुत प्रभावी असर पड़ने वाला है। उन्होंने लिखा, सरकार ने अपने खर्चे के स्वरूप और उसके वितरण को पूरी तरह से बदल दिया है और बढ़ता हुआ हिस्सा अवस्थापना विकास पर खर्च किया जा रहा है। आने वाले समय में यह भारत की जड़ता को समाप्त कर देगा और भारत को विकास की बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। उन्होंने लिखा, लगातार नीतिगत स्थायित्व से, गहराते हुए आर्थिक सुधारों से और उच्च दर के अवस्थापना सुविधाओं के निवेश से भारत लंबे समय तक विकास की संभावनाओं को बनाते रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, पहला तमाचा जो आपके ऊपर है, जो आरोप हम लोगों के ऊपर आप लगाते हैं, उस कंपनी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की आपदा के बाद बहुत प्रभावशाली ढंग से वापसी की है। पिछले 3 सालों में भारत के वास्तविक आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र में सर्वाधिक 8.1% की औसत से वृद्धि हुआ है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पर बैठकर बात न करें, सर्वाधिक विकासशील है। अपनी और हमें सीटों पर विश्वास है कि आने वाले 3 सालों में यह विकास की दिशा और गति बनी रहेगी। भारत 7% के दर से विकास करता रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पादन और ऋण के अनुपात में इसका प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा तमाचा इनकी गाल पर मारा है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने, और लिखा, यह उनके शब्द हैं, वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने अवस्थापना के विकास में 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अर्थात GDP का 3.4%। और अगला वाक्य जो उन्होंने लिखा, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, हमारे अर्थशास्त्री नहीं कह रहे, स्टैंडर्ड और पुअर ने लिखा, आज से 10 साल पहले, किसकी सरकार थी ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल पहले खर्च से यह 4.5 गुना अधिक है। और भारत इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी का
बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगली टिप्पणी क्या थी उनकी? आप ईपीएफओ को नहीं मानते, आपको एक निजी संस्था सीएमआई की रिपोर्ट समझ में आती है। आश्चर्य होता है, आप भारत के आरबीआई को वित्त मंत्री रहे हैं 60 साल, यहाँ बैठ करके इन्होंने शासन किया होगा, आरबीआई को नकारते हैं। उसी आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे। आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे। आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आरबीआई और ईपीएफओ रोजगार की बात करते हैं। 2017 के पहले यह सरकार रोजगार की गणना ही नहीं कराती थी। बैठे हैं, हिम्मत होगी तो खुली जवाब देंगे। 5 साल में एक बार रोजगार की गणना होती थी, क्वार्टरली रिपोर्ट लाई जाती थी। आज हम गर्व कर सकते हैं 2017 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया हर 3 महीने में भारत के रोजगार की गणना की जाएगी। ईपीएफओ के आंकड़े को आप निकालिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ पुअर, दुनिया की सारी संस्थाएं ये सीएमई के फर्जी आंकड़ों को नहीं मानती, ईपीएफओ के ही आंकड़े को मानती हैं। और ईपीएफओ के आंकड़े को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है मजदूरों में शक्ति बढ़ी है। फॉर्मल रोजगार में 11.4% की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में भारत की मांग बढ़ने वाली है। और चौथी टिप्पणी, जीएसटी लाने वाले यही थे, लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया। आज जीएसटी को विकास विरोधी बताते हैं। क्या कहा स्टैंडर्ड पुअर ने? जीएसटी की आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया। भारत ने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया और तब से इसका मीठा फल खा रहा है। 2024 में 11.7% की वृद्धि से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा हुआ है और ये राजस्व बढ़ता रहेगा और भारत का विकास बढ़ता रहेगा। अभी टिप्पणी कर रहे थे पीएलआई स्कीम पर माननीय पूर्व वित्त मंत्री महोदय। स्टैंडर्ड और पुअर ने पीएलआई का उल्लेख किया है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव का। पीएलआई, उन्होंने लिखा, पीएलआई स्कीम ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और उसके कंपोनेंट पर बहुत अधिक धन आवंटित किया है। इससे भारत के उत्पादन सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा है और बहुत सी विदेशी फर्में भारत की ओर आकर्षित हुई हैं। और उन्होंने लिखा, आपदा के काल में भारत की आप चिंता कर रहे थे ना फिस्कल डेफिसिट की, 2012-13 में जब आपने सरकार छोड़ी थी वित्त मंत्री, तो भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। आपको बहुत आंकड़े याद होते हैं ना, तो याद करिएगा 12 से 13 में भारत का एफडी 10.5, भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। होगा तो आप खड़े होकर चुनौती दीजिएगा। उन्होंने लिखा, भारत की फिस्कल डेफिसिट आपदा के काल में 9 से 13% थी, 2024 में 5 से 5.7% हुई, 2025 में 5.1% हुई, 2028 तक ये 4.5% होगी और लगता है 2028 में यह घाटा घट करके 4.2% हो जाएगा। एक संस्था अध्यक्ष महोदय दूसरी इनकी बड़ी प्रिय है। जब इनकी सरकार थी 1991 में, उसी सरकार के, उसी सत्ता के दबाव में इन्होंने क्या क्या पाप किए थे, इतिहास इसका गवाह है। भारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था अध्यक्ष महोदय, हमें से किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, एक सरकार इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चलाई, जैसे इनकी आदत है 4 महीने बाद उसको धोखा दे दिया। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसी इनकी आदत है। बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी शव यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खड़ी रही। इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, जवाब देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आईएमएफ मॉनिटरी फंड की रिपोर्टिंग है ये। आईएमएफ ने भारत की मजबूत आर्थिक उपस्थिति की प्रशंसा किया।
एशिया पैसिफिक के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा, भारत के मैक्रो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही, 6.8% की विकास दर बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। यह भारत सरकार नहीं कह रही, यह वो संस्था कह रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिरवी रख दिया था। मैं उस विषय पर आने वाला हूं। महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, भारत को अपने इसको टारगेट के भीतर और लाना होगा। 2023 यानी पिछले महीने वित्त मंत्री बैठी थी, 2023 के दूसरे छमाही में हुई आर्थिक वृद्धि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत की मजबूर घरेलू मांग आर्थिक गति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भारत के विकास के अनुपात को बदलना होगा। अप्रैल में भारत की विकास दर 6.5 से बढ़ा करके उन्होंने 6.8 की थी। ये जीडीपी को चुनौती देने बैठे हैं, 7 साल रहे हैं, इसी जीडीपी को बनाते रहे हैं और इसी पर भाषण देते रहे हैं। और आईएमएफ ने कहा, हम दोबारा भारत के अनुमान को बदल रहे हैं और भारत के विकास दर को 6.8 से बढ़ाकर 7 कर रहे हैं। और सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, उन्होंने सिर्फ भारत का ही विकास नहीं बताया, उन्होंने पूरी दुनिया के विकास का खाका खींच दिया। अमेरिका की विकास दर 2.7%, जर्मनी की विकास दर 0.2%, फ्रांस की विकास दर 0.7%, इटली की विकास दर 0.7%, स्पेन की विकास दर 1.9%, यूके की विकास दर 10.5%, जापान की विकास दर 10.9%, रूस की विकास दर 3.2%, ब्राजील की विकास दर 2.2%, मैक्सिको की विकास दर 2.4%, साउथ अफ्रीका की विकास दर 10.9%। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत की विकास दर 7% का आंकड़ा आईएमएफ की संस्था ने दिया है। अध्यक्ष महोदय,